लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था? ग्रुप नंबर याद करने, ए वाला या बी वाला? सभी का हो गया? कितने लोग का पूरा है? उठिए। आर्सेनिक किस ग्रुप का है? इतना टाइम नहीं मिल सकता है। नहीं, ऐसे थोड़ी ना मोदी जी की तरफ फेंके जा रहे हैं, एक बार फोर्थ एक बार थर्ड। बैठिए, उठिए। किसका है? फिफ्थ का। गुड। टेल्यूरियम कहाँ का है? 6 का। वेरी गुड। इंडियम कहाँ का है? 3 है। ये बताओ कि लेड के ठीक ऊपर कौन एलिमेंट है? 3। बहुत अच्छा। ये बताइए टेल्यूरियम के ठीक नीचे कौन? टेल्यूरियम के ठीक नीचे कौन सी एलिमेंट? फिर से देखिए, बिस्मत नहीं है। टेल्यूरियम के ठीक नीचे पोलोनियम। सही है। 5A ग्रुप को नीचे से ऊपर पढ़ा जाए, नीचे से ऊपर। बिस्मत, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे याद रहना चाहिए। बैठिए। याद हुआ? उठिए। जर्मेनियम के ठीक नीचे क्या है? जर्मेनियम के ठीक नीचे मैंने पूछा। 3। सही है। इंडियम के ठीक ऊपर क्या है? इंडियम के ठीक ऊपर एल्यूमिनियम नहीं। फिर से चेक करो। इंडियम की गैलियम। ठीक है, थोड़ा सा बैठिए, क्लियर कीजिए, उसको अटकना नहीं चाहिए। हाँ छोटू, उठिए 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 उठिए। क्या नाम हुआ? हाँ, उत्कर्ष। स्वागत है ड्रॉपर बैच में आपका। मेंस या नीट? अच्छा डिसीजन है, क्योंकि लोग, आजकल का बच्चा मेंस में ड्रॉप लेना नहीं चाहता है। 12th दिया और चाहता है कि दोस्त मेरा भाग रहा है, मैं भी भाग जाऊं वरना जूनियर हो जाऊंगा, और एक बार जूनियर हुआ तो जिंदगी झंड हो जाएगी, उसको ऐसा लगता है। नहीं, ठीक है, आपको चांस मिला है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और आप कर सकते हैं। आपको मैं जानता हूं पर्सनली, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं कि पिछले मेंस में क्या आया नहीं आया। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से कीजिए। दिन का कोई भी मिनट बर्बाद ना जाए, वो ध्यान में दीजिए। वो ध्यान रखना है कि कोई मिनट बर्बाद नहीं होना। और आप पहले भी सिंसियर थे, बोर्ड एग्जाम दे लिए। क्या था, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड? सीबीएसई। क्या परसेंटेज आया? 77। ठीक है, गुड, अच्छा है। अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप कर सकते हैं। आप अच्छी रैंक से आईआईटी निकाल सकते हैं। जो चीजें चाहिए वो समझ ही रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है अच्छे जगह पर, इससे पहले हम लोगों से पढ़ा है, तो आपको कम से कम ये समझ में आ रहा है अब कि डेप्थ क्या है, कंटेंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछ रहा है, तभी आप दोबारा आए भी होंगे। वरना मैं पढ़ाता कुछ और, एग्जाम में कुछ और आता, तो आप आते नहीं। तो जब आपको इस बात का आइडिया है, हो गया है, तो फिजिक्स मैथ्स में भी ये लागू होती है चीजें। ठीक है, तो आप अपनी उस एक्सपीरियंस को यूज कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए वैसा एरिया जहां पर आप पिछली बार नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो हमसे मिलिए, बात कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, जो हो सकता है मैं कर पाऊँ। बैठिए। तो शुरू किया जाए ड्रॉपर के लोगों। ग्रुप नंबर पूरा ए वाला हमने होमवर्क दिया था, आपसे उम्मीद थी कि आप याद करके आएंगे, सभी लोग नहीं आए। कितने लोग आए, एक बार और हाथ उठा दीजिए। हाँ, तो 2 4 5 लोग आए।
क्यों नहीं याद किए थे? अच्छे से कब होगा? नीट एग्जाम के बाद। आज कर लीजिए। अगली क्लास का होमवर्क है 20 सब ग्रुप को ऐड कर ले। जिस दिन जो होमवर्क दिया वो निपटाते जाओ। किस सब ग्रुप को ऐड कर लेना? बी को। ए वाला हुआ है ना, अब बी वाला कंप्लीट, मतलब अगले दिन पीरियोडिक टेबल समाप्त। जो भी नए लोग हैं मैं बता दूं, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 110, 1 to 110, ये याद होना मस्ट है। बहुत लोगों ने कर लिया है, कुछ लोग जो बाकी है वो पीछे ही रह जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 110 और ग्रुप नंबर इंटायर पीरियोडिक टेबल वर्टिकली आपको याद रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने पूछा ऐसे, टेल्यूरियम किस ग्रुप का है, तुरंत बताया। टिन किस ग्रुप का है, तुरंत बताया। जर्मेनियम के लेफ्ट कौन है, फ्लोरीन के डायगोनली लेफ्ट डाउन कौन है, जल्दी बताओ। फ्लोरीन के डायगोनली लेफ्ट डाउन कौन है? फ्लोरीन के डायगोनली लेफ्ट डाउन सल्फर। मैंने बोला डायगोनली, अब बोला मैंने लेफ्ट, और डायगोनली अब भी हो सकता है, मैंने बोला डाउन, तो बगल में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। ओके ना? तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अपन डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। हम लोगों ने ये उसमें सीखा था क्लासिफिकेशन में कि एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कितने हैं, उनके फिजिकल स्टेट्स कौन, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन लो मेल्टिंग सॉलिड है, पीरियड्स का नाम क्या है, और पोजीशन वगैरह कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने बातें करी थी। चीजें आ गई थी, उसके बाद डिस्कस होते होते 8A ग्रुप पर हम लोग पहुंच चुके थे, है ना? तो 8A ग्रुप में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि 8A ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम इनर्ट एंड नोबल गैसेज। इनर्ट नोबल गैस इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो सामान्य तौर पर केमिकल रिएक्शंस में नहीं जाते, 8A ग्रुप के एलिमेंट्स। लेकिन हमने बोला था कि अगर आप इसको रियलिस्टिक ग्राउंड पे बोले और एक्यूरेसी के साथ बोले, प्रिसीजन के साथ बोले, तो ऊपर के 3 एलिमेंट को हम लोगों ने नाम दिया इनर्ट, हमने नाम नहीं दिया, ऐसा है, और नीचे के 3 एलिमेंट को हमने नाम दिया नोबल। इनर्ट इसलिए बोला क्योंकि वो कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और इनको नोबल इसलिए बोला कि ये भी नहीं करते हैं लेकिन कुछ सर्टेन एलिमेंट्स की तरफ ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हमने बोला कि भैया ऐसा क्या है, जबकि इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है, तो आखिर ऐसा क्या है कि नीचे वाले 3 जो है हमारा कंपाउंड बना सकते हैं? तो इसका पॉइंट निकल के ये आया कि नीचे वाले जो 3 है, या इनके जगह पे हमने एक बेसिक थियरी करी। बेसिक थियरी ये था कि जब 2 एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे हम भी इनसे भी अपन उम्मीद लगा बैठ रहे हैं कि ये भी किसी से कंबाइन हो रहे हैं तीनों। कौन तीनों? क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो अब हमने क्या सीखा कि अगर 2 एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि एक का, अगर कंपाउंड में मॉलिक्यूल बन रहा है तो एक का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक का नेगेटिव है, ये है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आने का क्या थियोरेटिकल मतलब था, पहले हमने ये समझा। हमने ये समझा कि प्लस वो ला सकता है जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और माइनस वो ला सकता है जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं, कम है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, नहीं मतलब एफिनिटी ज्यादा है, वो नेगेटिव लाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, वो पॉजिटिव लाएगा। ये हमने सीखा। आयोनाइजेशन कम होना चाहिए, तो हमने ये पढ़ा कि अगर एफिनिटी की बात करें तो एफिनिटी में उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स 0 है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई लगाओ, क्यों नहीं है भाई, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल, तो एफिनिटी सभी के 0 है। तो अब अपने पास ऑप्शन एक ही बचा मॉलिक्यूल बनाने के लिए कि आप लूज करें, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। तो पॉजिटिव शो करने के लिए आयोनाइजेशन कम होनी चाहिए। यदि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का लिस्ट देखा जाए तो हीलियम, नियन, आर्गन ये टॉप पे है, और उसके बाद क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन से पहले फ्लोरीन था, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। इसीलिए क्लियर हुआ कि क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन उन तीनों के सामने में, उसमें से भी नाइट्रोजन छोड़ दिया हमने हाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के कारण, उन 2 एलिमेंट के सामने में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सामने में, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेगा, और वो नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि उनकी एफिनिटी ज्यादा है, और इस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। तो हमने कंक्लूड करके पिछले लेक्चर में क्या लिखा है, इसी वजह से क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन बहुत सारे ऑक्सो एंड फ्लोरो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां से चीजों को आगे ले जा रहा हूं। सबसे पहला फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, सबसे पहला नोबल गैस कंपाउंड
जो कि डिस्कवर भी किया गया और बनाया भी गया। समझ गए? क्योंकि यहां से पहले इंसानों ने सोचा नहीं था कि इनर्ट एंड नोबल गैसेस भी क्या कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। ये थे एक्जीपीटीएफ6। क्या था? एक्जीपीटीएफ6। ये सबसे पहला कंपाउंड। अब ये बनाया किसने? तो प्रिपेयर्ड बाई बर्टलेट एंड लोहमन। प्रिपेयर्ड बाई बर्टलेट एंड लोहमन। इससे पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि इनर्ट एंड नोबल गैस कंपाउंड बना सकते हैं। तो क्या यह बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, जिसको कई सालों से, सैकड़ों सालों से लोग क्या समझते, सोचते आ रहे हैं ये कंपाउंड नहीं बना सकता, और वाकई रिएक्शन करने का ट्राई भी किया लोगों ने, नहीं हुआ, वो एलिमेंट अचानक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये किया गया था 1962 में, 1962। क्या ये बहुत पुराना है? नहीं। बहुत पुराना है क्या? नहीं, रिसेंट ही है 1962। हम लोग कह सकते हैं कि एक जनरेशन ऊपर, तो बहुत पुराना नहीं। अब ये 1962 में ये जो कंपाउंड लाया, इससे पहले इसका कोई कंपाउंड नहीं था, इनर्ट नोबल गैस का, लोग नहीं जानते थे। इससे आप अनुमान लगाइए अर्थ पर जो इंसानों का साइंस है वो आगे है बहुत कि बहुत पीछे है? बहुत पीछे। एक एलिमेंट का पहला कंपाउंड हम लोग अब जान रहे हैं। ये गैलेक्सी या ये यूनिवर्स कह लीजिए, अरबों साल का जिसका इतिहास है, हम एक कंपाउंड के बारे में कुछ साल पहले जान रहे हैं। तो हम बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं। पता नहीं किसी और प्लेनेट पर कोई होगा, एलियंस वेलियंस होंगे, उनकी साइंस भी होगी, अगर वो जैसे हम लोग कभी कभार मूवी में देखते हैं, हाँ पीके हो क्या, तो वो लोग तो हम लोगों को बेवकूफ समझते होंगे। अरे देखो ना, इन लोगों को तो जेनॉन का कंपाउंड नहीं पता था 1962 तक। हाँ? और हम लोग यहाँ अपने आप को साइकिल में टक्कर लग जाए, चिन्हई हो रे। तो ज्यादा होशियार ना समझे खुद को। पहला नोबल गैस का कंपाउंड ये हुआ। ये बनाया कैसे, जरा ध्यान दीजिए। एक कंपाउंड है O2PTF6। कौन सा? एक कंपाउंड है, ठीक से सीखिएगा, इससे काफी क्वेश्चन होते हैं। आप इसको अगर ढूंढना चाहते हैं तो ये पी ब्लॉक में मिलेगा, 12th में। 12th और 11th का सिलेबस कैसे समझते हैं, कौन 12th है कौन 11th है? एस ब्लॉक अगर डिस्कस हो रहा हो तो 11th में आप, डी ब्लॉक डिस्कस हो रही हो तो 12th में आप है, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 14 11th में, और 15 16 17 18 12th में। तो बड़ा सिंपल है। तो ये इनर्ट नोबल गैस है ना, तो 15 16 17 18 किस में चला गया? 12th। तो 12th के एरिया में मिलेगा, और एनसीईआरटी में आपकी दी हुई है, पूरी कहानी दी हुई है। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और ये छोड़िए ना, वो मंथ भी लिख दिया, ठीक है, फरवरी 1962 में है। O2PTF6 कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड ऑरेंज कलर का है, ओ फॉर ऑरेंज आप याद रख सकते हैं। अब इस कंपाउंड पर जब जेनॉन डाला गया, जेनॉन, तो ये अपना रंग बदल लेता है, रेड क्रिस्टल्स में आने लगते हैं, और ये बन जाता है एक्जीपीटीएफ6। अब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या बन गया? एक्जीपीटीएफ6। इसका कलर क्या हो गया? रेड। ऑरेंज किस में कन्वर्ट कर गया? रेड में। तो कंपाउंड बन गया। अब इस रिएक्शन में 4-5 पॉइंट है। पहला, इसमें एनालिसिस किया जाए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। पहले एक ये एनालिसिस किया जाए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। क्योंकि कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। हमने बताया आपको, बोर्ड एग्जाम नहीं है 98% स्टूडेंट पास कर जाएंगे, यहां 98 को क्या करना है? फेल करना है। तो रिजेक्शन के लिए क्या जरूरी है? कौन सी चीजें पूछी जाए कि आपको छांटा जाए? जो चीजें कॉमन है या जो चीजें अनकॉमन है? अनकॉमन है। कॉमन रहेंगी 40 to 50, जिस पे कंपटीशन डिपेंड नहीं करता, वो सभी सॉल्व करेंगे। तो अनकॉमन क्या है यहां, ये सबको पता होगा कि इनर्ट नोबल गैस की पहली कंपाउंड एक्जीपीटीएफ6, सबको पता हो। इसके एनालिसिस में बहुत सारी बातें हैं जो निकाल सकते हैं हम कॉम्पिटिटिव। पहला पॉइंट निकालते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आप समझते हो, जिनकी पहली क्लास है वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, यहां से आप आराम से समझ सकते हैं। इनर्ट नोबल गैस है, जानते हो, बता दिया अभी, एटे को बोलते हैं। O2PTF6 एक्जीपीटीएफ6 पहली कंपाउंड बनी, क्योंकि ये सब आपको पहले से भी पता है, इनर्ट नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो यहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी समझ में नहीं है, फिर भी आप पूछेंगे, डाउट होगा। किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्वेश्चन ये देखिए, और जो बताएंगे आप एक बार हाथ उठाइए। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जाएगा वो भी बताना है, और रिडक्शन में कहां से कहां जाएगा वो भी बताना।
बताएंगे? देख लीजिए पहले अच्छे से। रिडक्शन किसका हो रहा है? O2 का। O2 जा रहा है, O2 नहीं बोले, ऑक्सीजन बोले, क्योंकि O2 अलग तो है नहीं। ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने में जा रहा है? -2 से 0। अगला ऑक्सीडेशन किसका? बताओगे छोटू? और कोई? आपके हिसाब से ऑक्सीडेशन PTF6 में किसका? PT का या F का? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो सब्सटेंस में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू होगा ना, होगा सब्सटेंस का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई एक एलिमेंट होगा जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहा हो। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। PT क्या? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीजन का। अच्छा ठीक, आप भी यही बोल रहे, कहां से कहां ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है? नहीं, ऑक्सीजन का -2 से 0। ठीक, बैठिए। और कोई कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? उत्कर्ष कुछ बोलेंगे? ऑक्सीडेशन प्लैटिनम का, रिडक्शन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का रिडक्शन में कहां से कहां होगा? बैठ, गुड। चलो अब मैं सॉल्व करूं। अब जरा सोचिए, ये चीज एक एनसीईआरटी में रखी हुई, बस मैं क्या कर रहा हूं, उसको इलेबोरेट कर रहा हूं इस चेंज को कि ये कैसे हो रहा। और वहां से हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिखा। आप में से कुछ अच्छे स्टूडेंट है, कुछ बहुत बहुत अच्छे भी है, कुछ एवरेज भी है, कुछ बिलो एवरेज भी है, लेकिन नहीं कर पाते। यही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। अगर इसी को आसान बनाना है तो हमने क्या क्वेश्चन बना दिया? O2PTF6 पर एग्जिट डालने से कौन सी कंपाउंड सबसे पहले इनर्ट नोबल गैस की बनी? थोड़ा अच्छा करना है बच्चों को, छांटना है। क्या डाल दिया? इस रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट रिडक्शन में जा रहा है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां पहुंच रहे? आइए समझा रहा हूं। इसमें बोलोगे? O2PTF6 जिस फॉर्म में है, पहले उस फॉर्म को समझा जाए। लाजवाब कहानी है इसकी। O2 पर प्लस और PTF6 पर माइनस। चलो मैं एक बार और समझाता हूं इसको। पहले ऐसे समझाता हूं जैसे सब लोग कॉमन भाषा में पहले शुरू करते हैं। लोग कॉमन में शुरू करते हैं। मैंने पूछा इस रिएक्शन में ज़ेनॉन डाल दिया तो ये बन गया EgPTF6। मैंने पूछा इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका है, तो लोग सॉल्यूशन में आप ऐसे ही सोचना शुरू करेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां पर ऑक्सीजन बाहर हो गया, क्योंकि यहां कौन आ गया? ज़ेनॉन। इसका मतलब O2 कहां चला गया? बाहर। तो O2 ऑक्सीजन किस में गया? -2 से किस में? 0 में। बोलो, तो ये -2 से 0 में जाना ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? कैसे समझते हो ऑक्सीडेशन, बताइए। -2 से 0 में गया तो कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन? हाँ, -2 से 0 में गया तो घटा या बढ़ा? बढ़ा। बढ़ने को ऑक्सीडेशन बोलते, ठीक है। बैठिए, बहुत सिंपल अंग्रेजी का वर्ड है, रिडक्शन, रिड्यूस।
घटना, हुआ ना। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हो, बढ़े, तो आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। इसलिए बोला छोटी छोटी चीजें पूछा करो अगर नहीं आए तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर घटे तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का -2 से 0 गया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। अब एक चीज और हो रही होगी, तो अब यहां पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की एक बार तैयारी की जा रही है कि भाई पीटी, क्योंकि सभी को पता है एफ तो -1 होता है, एफ तो -1 फिक्स है, तो पीटी निकाला जाए। तो यहां से निकाल रहे हैं हम लोग पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कितनी निकल जाएगी, -2 × 2 बोलो, प्लस पीटी को पीटी लिख दिया, और -1 × 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो अगर ये कर दिया तो ये -6 और -4 -10, तो पीटी इक्वल्स टू +10 हो गई ना। क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या कि पीटी का ऑक्सीडेशन, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 सुना है, नहीं होता, नहीं होता। तो ये वाला तरीका, अगर आपने सिर्फ ऑक्सीजन डायरेक्टली एग्जाम ने पूछ दिया, दिमाग में लिया अच्छा ऑक्सीजन तो -2 में होता है और यहां तो 0 में चला गया, तो आपका ये सही हो गया कि गलत हो गया, गलत हो गया। अगर आपने नॉर्मल -2 सोच लिया। अब एक जो थोड़े थोड़े से अच्छे स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो थोड़े से होशियार कैटेगरी वाले पढ़े लिखे जो हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। थोड़े जो पढ़े लिखे टाइप है उनको यह पता रहता है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है, Fe की +2 एंड +3 होती है ना। तो इसको रेंज बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे आगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट का रेंज, जैसे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज होती है या फिक्स होती है, कितनी होती है, फिक्स, +1। कैल्शियम की +2 फिक्स होती है, एल्यूमिनियम की +3 फिक्स होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट की रेंज होते हैं, तो कुछ बच्चों को यह पता है कि पीटी का 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 या 4, 2 या 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और 2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। क्योंकि आप लोग ड्रॉपर बैच वाले हैं तो थोड़ा बहुत तो समझते हो। 2 होता है किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और 4 होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब समझ रहे हो, जब बगल में 6 अनायन हो, 6 रेडिकल्स हो, 6 एटम्स हो बगल में आपके चारों ओर, तो यहां पर पीटी के चारों ओर 6 दिख रहा है, O2 को बाहर कर लिया, कितना दिख रहा है। मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कॉमन सोचने के तरीके क्या है। एक तरीका वो है जो गलत हो गया, वहां -2 रख के जब हमने देखा तो पीटी का क्या आ गया, +10, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका, ये क्या किसी को पता था कि पीटी का 2 और 4 होता है, गुड। पीटी का क्या क्या होता है, 2 और 4, ये एकदम सही है, ये गलत नहीं है, ये बहुत सही है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि पीटी +4 कब होती है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6, और पीटी +2 कब होती है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4। अब स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, जो थोड़ा अच्छे से सोच रहे हैं, कि O2 PT F6 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है पीटी की, 6 है, इसीलिए पीटी को क्या चार्ज मिलना चाहिए, बोलो, +4। अब जब वो पीटी को +4 दे रहा है तो 4 प्लस और कितना माइनस, तो उसके O2 पर कितना प्लस आ गया, ठीक से देखो, ठीक से देखो, सही है, सही है। पीटी पे कितना प्लस डाला, 4, एफ पे कितना माइनस, 6, -6, तो +4 और -6 कितने हुए, -2। तो अगर उस पार्ट पे -2 है तो इस पार्ट पे कितना होगा, +2, तभी तो 0 होंगे। तो ये O2 पर 2 प्लस, और PTF6 पर कितना आया, 2 माइनस ना। अब स्टूडेंट ये सोच रहा है, अच्छा कितना बढ़िया सवाल है, O का -2 नहीं है, O का +1, O का क्या है, +1, और PT का क्या है, +4 है। अब इस पर क्या डाल दिया, जेनॉन, तो इसका मतलब है पीटी तो +4 ही रहेगा। क्यों रहेगा भैया +4, क्योंकि अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। इसका मतलब है जेनॉन गया है कितने में, प्लस में। जेनॉन कितने में गया, प्लस में, सॉरी 2 प्लस ना, जेनॉन कितने प्लस में गया, 2 प्लस में, और जेनॉन की 2 प्लस होती भी है, जेनॉन की 2 प्लस होती भी है, और साथ में बाहर क्या निकल गया जी, O2 ना। तो अब स्टूडेंट ने क्या सोचा, इसका मतलब है यहां से यहां
रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। O बराबर -2 सॉरी +1 से लेके ये कहां पे गया? 0। एंड ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जेनॉन का। जेनॉन बराबर 0 0 है ना, फ्री स्टेट से लेके ये कहां पहुंचा? +2 पे। क्या आपको आया समझ में? ऑक्सीडेशन किसका हो गया? जेनॉन। और रिडक्शन किसका हुआ? क्लियर हुआ? देख लो पहले, किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो पहले बोल लो। स्टेप्स भी देख लें आप। शुरुआत हुई है प्लैटिनम +4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। आया समझ में? हाँ, +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ ये बाद में करेंगे, इसको अभी होल्ड पे रख देते हैं, ठीक है? ये आगे आएगा। फिर से बोलिए। ऑक्सीजन पे तो 2 एटम पर ना +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आप बताते हैं तो पर एटम डिफाइन होता, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कैसे डिफाइन होता? पर एटम। क्लियर हो गया? तो 2 पर 2 प्लस, तो 1 पर 1 प्लस। फ्लोरीन का -1। हाँ, नहीं तो फिर फ्लोरीन 6 एटम है ना, तो -1 गुना 6, -2 हुआ ना ऊपर में, तो इधर -2 हुआ तो इधर +2 होगा ना। NaCl में Na पर क्या लेते हो? +1। तो जब +1 लिए इसीलिए ना इसका -1 लिए जी। जैसे अगर मैंने पूछा Na2S में S पर क्या है, तो Na पर होता है +1, Na की संख्या है 2, कितनी हो गई? +2, तो S पर कितनी हो जाएगी? -2। क्या आया समझ में? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पर एटम चार्ज। हाँ, क्लियर हो गया? किसी को डाउट नहीं है ना? ये गलत है। क्या सोच रहे हो सर, पगला गए हैं क्या? जब गलत ही है तो पढ़ा क्यों रहे हैं? क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहे। बहुत चीजें सिखाई जाती है, ये गलत है, ये सही है, चोरी करना है, ये गलत है, ये सही है। तो गलत रास्ते इसलिए बताए जाते हैं कि हम आगे चल के दोबारा ये वाली गलती ना कर सके, वरना आपका +4 की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। गलत है क्या? अब कॉन्सेप्ट है इसमें, आइए। ऐसा नहीं है कि ये लगाया बेचारा गलत है, ये कॉन्सेप्ट लगाया सही है, इसका अप्रोच सही है। समस्या कहां पे है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, ये पूरी इनऑर्गेनिक में एक ही थियरी है कि इसमें कोई थियरी है ही नहीं। तो कोई भी चीज इनऑर्गेनिक में कोई डेफिनेशन हमेशा करेक्ट हो, ट्रू हो, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल। सोडियम को ऐसा जरा सोच के देखो, सोडियम को पता है कि मेरा पड़ोसी मैग्नीशियम है, पता है क्या? सोडियम को मैग्नीशियम से कोई मतलब है? अच्छा, मैग्नीशियम को कैल्शियम से कोई मतलब है क्या? मैग्नीशियम अलग बॉडी है, कैल्शियम अलग बॉडी है, क्या मतलब है मैग्नीशियम कैल्शियम का भाई? आप अपनी सुविधा के लिए कि मुझे केमिस्ट्री समझ में आए, दोनों को एक ग्रुप में लाके लगा दे रहे हैं, वरना मैग्नीशियम को क्या कैल्शियम से? ये तो वही बात है, जंगल में कोई हाथी है और आप यहां बैठे हुए, कोई कनेक्शन है क्या? आप जबरदस्ती अपनी किसी सुविधा के लिए दोनों के बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दे रहे हैं। मेरे पास भी पैर है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारा 4 है, मेरा 2 है, तो क्या है, जबरन कर रहे हैं ना। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल है। केमिस्ट्री में एक आदत डाले, खास करके फाउंडेशन वालों को ये बातें नहीं समझाई जा सकती है। वो चाहता है मुझे कुछ भी एफर्ट ना लगाना पड़े, कुछ भी याद ना करना पड़े, कुछ भी ऐसा मेरे चीज दिमाग में ना आए कि जो मेरे दिमाग को परेशान करे। प्रॉपर वाले हैं आप लोग, आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा आ गया, तो इस बात को आप समझिए। उनको मैं नहीं समझा सकता हूं, आप समझ सकते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल और ऑर्गेनिक पूरे तरीके से एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, इसको पढ़ने का सही तरीका यही है, कभी भी कोई इंडिविजुअल सब्सटेंस के बारे में आप जब जिक्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दिमाग में ये कभी नहीं लाए ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, नियम तो कहता है ये होगा।
और ये भी दिमाग में ले रहा है कि मैं कैसे जानूंगा सर अचानक ऐसा हो गया। तो आप ये सोचिए मैं खुशनसीब हूं, जान तो गया, अदरवाइज ये कर देता। एक्सपेरिमेंट्स है, हर एक्सपेरिमेंट अपने आप में आइसोलेटेड है बगल वाले सब्सटेंस के एक्सपेरिमेंट से, उसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग याद रखने के लिए जबरन एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, तो हमने एक रिलेशनशिप के थ्रू आगे काम किया। अब इसकी कहानी क्या है, एक्चुअली ये होता कैसे, अब अच्छे से समझे ध्यान से। O2 PTF6 बना ऐसे था, O2 और PTF6 नाम का एक कंपाउंड, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, O2 और PTF6। अब जिसको थोड़ा रेडॉक्स आता होगा वो और अच्छे से आश्चर्यचकित हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। आमतौर पे ऑक्सीजन अपने किस बात के लिए जाना जाता है, ऑक्सीजन कौन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीजन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिमाग लगाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में जाता है कि रिडक्शन में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में जाता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। क्या आपने नहीं सुना है कि O पर -2 में चला जाएगा? O की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरल, कौन सी? -2। तो ऑक्सीजन 0 से कितने पे गया, क्या हो गया इसका? इसीलिए कौन एजेंट है, पहले क्लियर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O2। तो एक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस से PTF6 जब रिएक्ट करता है, PTF6 को जरा सोचो, इसमें PT कितने में है, कितने में है, 6 में। PT की नॉर्मल स्टेट्स क्या होते हैं, 2, और ये नॉर्मल से ज्यादा है या कम, या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। अरे भाई 6 चले गए आप, आपकी औकात नहीं थी। इसीलिए ये 6, ध्यान से सुनेंगे, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, ये घटने की टेंडेंसी रखेगी या नहीं? घटने की टेंडेंसी रखेगी कि नहीं? क्यों रखेगी? क्योंकि ये ज्यादा है, इसको 4 पे आना है, 4 की तरफ आना। तो घटना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कौन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। अच्छे से सुनिए, और नहीं समझ में आया ना टोकिए। फिर से एक बार बोलूं, मैंने बोला ये अपनी औकात से बाहर है, बाहर नीचे है कि बाहर ऊपर है? ऊपर है, तो ये बढ़ना चाहेगा या घटना चाहेगा? घटना चाहेगा, मतलब ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। जिस चीज का रिडक्शन हो वो कौन एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वीक? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि औकात से बाहर थी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बगल वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कॉमन है, वो भी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? लेकिन अब वो भी घटना चाह रहा है, ये भी घटना चाह रहा है, लेकिन इसकी जो घटने की टेंडेंसी है वो उससे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि औकात से बहुत बाहर है। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज्यादा पावरफुल। मतलब इतना पावरफुल आप लोगों ने 11th 12th में कोई नहीं सुना हो। आपने सुना होगा फ्लोरीन बहुत स्ट्रांग होता है, वो सबसे बहुत ज्यादा। ये अब इस बेचारे को मजबूरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना नहीं है, अब रिड्यूसिंग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट घटाना था, अब आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये इस चीज में चला गया, O2 प्लस और PTF6 माइनस। अच्छे से देख लो, O2 पर प्लस और PTF6 पर माइनस। ठीक से देखिए, क्या आपको समझ में आया? O2 कहां से कहां गया? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से लेके बोलो कहां पे गया? ऑक्सीजन प्लस 0 से कहां पे गया बताओ? अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस प्लस हाफ, प्लस हाफ ना। कैसे? 2 एटम पर 1 प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट है पर एटम चार्ज, तो 2 पर 1 प्लस, तो 1 का क्या आया? हाफ। तो ये गया प्लस हाफ में। हे प्रभु, हम सोच क्या रहे थे, निकला क्या? ऑक्सीजन 0 से गया प्लस हाफ में, मतलब O2 PTF6 में ऑक्सीजन की स्टेट क्या है? प्लस हाफ है।
O2PtF6 में ऑक्सीजन की क्या है, +½ अब जरा देखो प्लैटिनम कितने में था, +6 में। अब पीटी कितने में गया, निकालो। +5 +5 हुआ कैसे, -1 6 -6, इस पर 5 रखोगे तब ना छोटू 5 - 6 = -1 आएगा। अगर 4 रख दोगे तो 4 - 6 -2 आना चाहिए। अगर 6 रख दो तो 6 - 6 0 आना चाहिए। वहां पर -1 बचना है, तो -1 कब बचेगा, जब इसका +5 लोगे। और ऐसे भी बनाते हो ना, x - 6 = -1, x = +5। क्लियर हो गया। तो अब मेरा देखो पीटी आ गया +5 में। सब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है, ओ जा रहा है +½ में, पीटी जा रहा है +5 में, लेकिन यही इसकी कहानी है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं सर साइंस है तो इसका लॉजिक तो होगा कि इसमें क्यों गया, ये पूछ सकते हैं, वो अलग सवाल। लेकिन पहले चेंजेस को समझे, चेंजेस किस तरीके का। तो फाइनली ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन का या रिडक्शन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ना। और पीटी की ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन, रिडक्शन। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। क्लियर हो गया। अभी ये वाली रिएक्शन नहीं थी, रिएक्शन कुछ और है अपनी, लेकिन ये हमने पहले पढ़ा O2PtF6 को समझने, क्योंकि वो शुरू हो रही थी किससे, O2PtF6 से। अब ध्यान दीजिए, अगर 1 मिनट यहां समझा रहा हूं, किसी को समझ में आ गया बढ़िया, नहीं आया और बढ़िया। एक चीज समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना। सर ये भी क्यों हुआ, क्यों हो गया प्लस में, क्यों सर पीटी +5 में, अभी भी 5 जो है सर औकात से बाहर है कि नहीं है। तो इसका जवाब क्या है, एक्चुअली O2 पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 पूरा कंप्लीट। इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, आपने गौर से देखा, O2 जा रहा है किसमें, O2+ में, और PtF6 नाम का मॉलिक्यूल किसमें जा रहा है, PtF6- में। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में लगने वाली एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, O2 की। और यहां पर गेन करने में रिलीज होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, PtF6 की। एक्चुअली प्रैक्टिकली जितना O2 का आयोनाइजेशन एनर्जी हो, O2 मॉलिक्यूल का, एटम का नहीं, उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी PtF6 की है। मतलब लगभग, मतलब इसके आयोनाइजेशन एनर्जी को इसका एफिनिटी मैनेज कर देता है, जितनी चाहिए उतनी दे रहा, इसीलिए रिएक्शन तुरंत हो गया। O2 मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, PtF6 मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उससे ज्यादा रिलीज कर देता, इसीलिए कोई और करने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अरे समझ रहे हो। इस कहानी को और ऐसे समझो, कई बार हम कोई काम करने चलते हैं, सोच के थियरी चलते हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन हमारा जो सब्सटेंस है, मैटर है, जिसके बारे में हम थियरी अप्लाई करते हैं कि ये इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, और वो किसी और रास्ते पे चला जाता है। इसका मतलब क्या है, बीच में कोई और आसान पाथ होगा जिसको हमने समझा नहीं, इसीलिए वो रास्ते बदल ले रहे हैं। अरे आया समझ में, बीच में कोई आसान रास्ता रहा होगा, इसीलिए वो बदल गया। इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में ऐसे समझो, दो सब्सटेंस हम ये सोच के रिएक्शन करवा रहे हैं, अमोनिया और H2SO4 का। अच्छे से सुने, किसका किसका, अमोनिया और कौन H2SO4 का। मैं ये सोच के रिएक्शन करा रहा हूं, अमोनिया अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन H2SO4 अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप लोग भी सीख जाएंगे। तो अब आप लैब में गए और रिएक्शन करवा रहे हैं, वहां पर पहुंचने से पहले ये दूसरा आसान रास्ता ले लेगा। कौन वाला, अमोनिया बेस और H2SO4 एसिड है, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेज होते हैं। तो रेदर देन वो रिडॉक्स हो, वो कौन सा हो गया, एसिड बेस, कुछ और बन गया। तो आपने सोचा कुछ और कि भाई पीटी किस पे जाए, 4 पे, तो सुकून मिलता। उससे पहले कहां पे रुक गया, 5 पे, जबकि 5 पे भी रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि O2 को O2 प्लस बनने में जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी तुरंत लिबरेट कर देता है कौन? PtF6 माइनस बन के। इसीलिए वही बन गया और कोई मैकेनिज्म नहीं हो पाया, आपने जितना सोचा था कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट्स जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। क्या आपकी थियरी जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को चलना है क्या? मेरी थियरी कह रही है कि तुम 4 पे जाओ, नहीं जाओगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो पहले क्लियर हुआ ये। तो यहां पे मैंने ऐसे समझा दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 गेट्स कॉम्पेंसेटेड बाई किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ PtF6। इसी वजह से ये किस में नहीं गया दोस्त? Pt+4 में ना जाके किस में रह गया? Pt+5। अभी क्या हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं जो मेरा क्वेश्चन है? नहीं, अभी वहां नहीं पहुंचे। अभी हम लोग O2 PtF6 को समझ रहे थे। अच्छे से देख ले, बढ़िया से आ गया समझ में? कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें। किसी के मन में कोई डाउट है पूछिए, मैं चाहता हूं पूछें आप। क्योंकि आप नहीं पूछेंगे लेकिन मैं तो टेस्ट लूंगा, तो टेस्ट जब मैं लूंगा तो मैं तो कुछ भी पूछ दूंगा। क्लियर है सभी का? एक बार और रफली एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। O2 PtF6 का अपना रिएक्शन होना है Xg से, हाँ वही ना है। और Xg PtF6 सबसे पहली इनर्ट नोबल गैस की कंपाउंड बननी। हमने बोला O2 PtF6 में ऑक्सीडेशन स्टेट उस रिएक्शन में, वो रिएक्शन कौन थी कि O2 PtF6 जेनॉन प्लस जेनॉन Xg PtF6। इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा, ये समझने के लिए हमने आपको पहले किसकी कहानी समझाई? O2 PtF6। वरना देखो लिख तो मैंने वहीं पे दिया था अरे लिख तो वहीं दिया था, लेकिन अगर मैं अभी क्लियर नहीं करता तो आपके दिमाग में चलते रहता, पता नहीं सर सही पढ़ाया है कि नहीं, या दिमाग में ये चलता ये कैसे हो गया, ये तो अजीब सा है। तो इसीलिए इसको हमने पहले आपको O2 PtF6 की कहानी समझाई कि O2 PtF6 में खूब पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट की -2 लेके चलो तब भी गलत पहुंचोगे, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि प्लैटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब भी गलत पहुंचोगे। तो एक्चुअली कहानी क्या है? O2 PtF6 में Pt+6 में है, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो इतना पावरफुल है कि वो खुद रिडक्शन में जाता है और ऑक्सीजन O2 को ऑक्सीडेशन में जाना पड़ता, इसलिए O2 वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना होकर कौन एजेंट हो गई है? रिड्यूसिंग। और वो एक ही लूज करता है तब तक ये एफिनिटी से उसको न्यूट्रलाइज कर देता। न्यूट्रलाइज होने के साथ ही लैटिस एनर्जी के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है O2 PtF6 और एक स्टेबल सिस्टम अपना तैयार कर लेता। तो O2 PtF6 में फाइनली ऑक्सीजन 0 से किस में जा रहा? +½ में, 0 से +½ में। और प्लैटिनम +6 किस में जा रही है? +6 से +5 में। +5 ना हो गया? चलो क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ रहा हूं। 9 अब अपने को क्या करनी है? इसका किससे रिएक्शन है और क्या बनना है? अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर क्या है? O2 पर प्लस और PtF6 पर, अब यहां पे क्या है? Xg पर प्लस, Xg पर प्लस और PtF6 पर, और इसका मतलब कौन बाहर हो गया? ऑक्सीजन। अब जरा देखें इस रिएक्शन में
प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। अब पिछले रिएक्शन से ये रिएक्शन अलग है, बहुत अलग है, अलग नहीं है, बहुत अलग है। पिछले रिएक्शन में O2 और PtF6 कंबाइन जब कर रहा था तो O2 को एक इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 प्लस बनाने में जो एनर्जी लग रही थी, PtF6 मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, और साथ में लैटिस भी मिला के, अगर सही बोले तो। इसीलिए वो O2 और O2 प्लस और PtF6 पर माइनस पर रुका। अच्छा, किसी के मन में ये सवाल तो नहीं है ना, सर हमने तो ये सुना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम के लिए परिभाषित होती है, डिफाइन होती है। किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन थियरी जो है ना वो एटम के लिए परिभाषित है, डिफाइन होता है एटम पर, लेकिन मॉलिक्यूल की भी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और एटम की भी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल की भी एफिनिटी हो सकती है, एटम की भी एफिनिटी हो सकती है, दोनों के लिए दोनों चीजें हो सकती है, तो उधर नहीं सोचना। अब इस रिएक्शन में क्या अलग चीज है, PtF6 अपने स्टेट को नहीं बदल रहा। PtF6 के बाहर कौन है, O2। O2 अपने वहां रिप्लेस हो रहा, O2 को रिप्लेस कर रहा कौन, जेनॉन। बस O2 की जगह जेनॉन आ गया, जबकि पिछले में वाले में Pt का भी स्टेट चेंज हो रहा था। तो ये रिएक्शन सर क्यों हुआ, इस रिएक्शन का ग्राउंड क्या है, बेसिस क्या है। क्या इसके फिजिबिलिटी फैक्टर है, ये रिएक्शन कैसे हुआ, किस वजह से, कोई समझाएंगे, किसी के दिमाग में कुछ आता हो। हालांकि बहुत आसान नहीं है, अगर आता हो तो आसान है, नहीं आता हो तो बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब जो कुछ है इसमें वो बाहर बाहर ही खेल है, अंदर में कुछ है चेंज। अरे PtF6 के अंदर कोई चेंज है, बाहर बाहर खेल है। हाँ बोलिए। हाँ, पिछले वाले में O2 रिड्यूसिंग था, यहां जेनॉन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक, बैठिए, गुड। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज किया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, खुद रिडक्शन में गया, बिल्कुल सही है, प्लस हाफ गया जीरो में, बाहर हो गया तो रिडक्शन में गया, क्योंकि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। आइए मैं समझा रहा हूं, ये रिएक्शन होने का कारण है कंपैरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी, कंपैरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 एंड जेनॉन। आपकी एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखा है 1175 किलो जूल पर मोल, दोनों की एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लेकिन कंपैरेबल लिख दिया तो समझे। हाँ, क्या आया समझ में। इस रिएक्शन का ग्राउंड क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने में लगने वाली एनर्जी। तो दो प्रोसेस है, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है। किसकी किसकी, O2 जाए किस में, O2 प्लस में, बोलो प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी जो डेल्टा H है 1, और Xg जाए किस में, Xg प्लस में, इसकी जो डेल्टा H है 2, दोनों डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, यही हमने क्या बोला, लगभग सेम। इसीलिए O2 की जगह आराम से कौन रखा जा सकता है। तो पिछले वाले से इस रिएक्शन का ग्राउंड बिल्कुल अलग है कि नहीं,
तो अब जरा समझिए, ध्यान से समझिए, मतलब क्यों ऐसा है कि जेनॉन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना सकता है या फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकता है। उसका रीजन कहां पहुंचा, क्योंकि जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, अच्छे से सुनिएगा, हम फाउंडेशन वालों को यह बात नहीं समझा पाते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही कोई कोई बच्चा समझ पाता है। आपके सिलेबस में होने के बावजूद मुझे छोड़ना पड़ता है, बहुत कम स्टूडेंट समझ पाता है, इसलिए मेरी इच्छा है आप समझे पहले। हर जगह मजा आए जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल होती है और इतनी कॉन्सेप्चुअल है समझने के बाद फिर आपको मजा आएगा, पक्का है। हमने बोला पहले इस रिएक्शन का ग्राउंड देखें आप, रिएक्शन में अंदर वाला पार्ट इस बार इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो सिंपली O2 के जगह कौन शिफ्ट हो रहा है, जेनॉन। तो पहले इलेबोरेट कर चुके हैं हम लोग कि O2 किस पे है, O2 प्लस में, और यहां पर O2 बाहर हो गई है, तो यहां पर O2 प्लस की जगह कौन जा रही है, जेनॉन। तो जेनॉन भी किस में रहेगी, Xg प्लस में। इसका मतलब है O2 का O2 प्लस बनना जितना आसान है उतना ही आसान है Xg का Xg प्लस बनना। सिंपली O2 को रिप्लेस किया है किसने, जेनॉन ने। O2 को सिंपली जेनॉन ने रिप्लेस किया है, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कंपैरेबल है। तो अब अगर आपसे सही से पूछा जाए क्यों इनर्ट और नोबल गैसेज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने को उतावले रहते हैं, तो उसका आंसर होगा क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी O2 से कंपैरेबल है, या O2 के रिस्पेक्ट में उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी O2 से क्या है, जेनॉन की कंपैरेबल है, बाकियों की तो हाई होगी लेकिन O2 की कंपैरेबल है। अब मुद्दा समझिए, सर कल तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की ज्यादा है, समझ रहे हैं। अब क्लास जब करेगा क्लियर करेंगे सब एक झटके में साफ। कल आपने पढ़ा था कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी तो हिसाब किताब ये है, हीलियम, नियन, आर्गन, फ्लोरीन एक जगह है लगभग, फ्लोरीन थोड़ी ज्यादा है। इसके बाद कौन है, क्रिप्टन ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर क्या है, क्रिप्टन, बोलो ये है ना। तो सर कल तो हम लोगों ने कुछ और देखा है, कल हमने देखा है जेनॉन से तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है फ्लोरीन और ऑक्सीजन की, इसीलिए ये ऑक्सो एंड फ्लोरो कंपाउंड्स बना सकते हैं। सो दे फॉर्म ऑक्सो एंड फ्लोरो कंपाउंड्स। ध्यान से, तो आज सर O2 से क्या कंपैरिजन और O2 से चीजें डील कैसे हो रही है। अब आइए आपको मैं बोल रहा हूं O2 और O में, किसमें आयोनाइजेशन एनर्जी O एटम की एक्चुअली काफी ज्यादा होती है O2 से। कुछ आया समझ में, बोलो। पहले आ जाओ F एटम, F एटम से ज्यादा होती है किसकी, O एटम की, और O एटम की काफी ज्यादा है किससे, O2 मॉलिक्यूल से। ध्यान से सुनेंगे, जब जेनॉन को ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है, जेनॉन को ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है, उसके लिए आसान टारगेट कौन है, O2 या O2, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन जो तो ऑलरेडी कम है। तो O एटम पर क्यों पहुंचे, O2 पर पहुंचे हैं। हमारा किससे कंपेरेबल है, O2 से। इसीलिए कहानी ये हो गई कि जेन्युइनली हम ये बोलेंगे तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन जेन्युइनली अगर जेनॉन O2 के साथ अपना कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट दिखाता है, ऑक्सो कंपाउंड बनाता है, तो उसके लिए इससे बड़ा फैक्टर ये है कि उसका ऑक्सीजन के साथ कंपैरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी है। और जीता जागता एग्जांपल आपने पीछे में देख लिया, उसमें ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हो रहा था या O2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। इसलिए ज्यादा सटीक क्या आंसर होगा, क्या बोलना, क्यों जेनॉन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी O एटम से बहुत कम है।
या उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी O2 के कंपैरेबल है, O2 के कंपैरेबल है। वो एटम पर जाओगे तो पहले उसकी तो ऑलरेडी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ऊपर से उसका बॉन्ड भी तोड़ना है, इसीलिए किसकी बातें की जाए, तो सटीक आंसर ये होगा। अब यही एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने वही लाइन लिखा जो अभी बोल रहा हूं। इस तरह से 10 xenon forms large number of oxo compounds as its ionization energy is comparable with that of O2 मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो कितना बढ़िया पॉइंट था, ज्यादा सटीक बात ये है। ये ज्यादा सही प्रिसीजन लेवल इसका ज्यादा बेटर है उससे बोलने से। किससे बोलने से कि जेनॉन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन एटम की। क्लियर हो गया? तो चलो आ जाओ वापस यहां पहुंचता हूं। तो क्या था टॉपिक अपना? पहला नोबल। अब जिनको थोड़ा शॉर्ट करना है इसको, वो कितना शॉर्ट कर सकते हैं कि पहला, देखो एकदम शॉर्ट, पहला नोबल गैस का कंपाउंड है बर्टलेट लोहमन, याद रखना है, एक्जीपीटीएफ6। कैसे बना? O2PTF6 पर जेनॉन डालने से। O2PTF6 में क्या क्या है? O2 पर प्लस, PTF6 पर माइनस। एक्जीपीटीएफ6 में क्या क्या है? Xg पर प्लस, PTF6 पर माइनस। ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी जेनॉन से कंपैरेबल है, इसलिए O2 प्लस में जाए और जेनॉन प्लस में जाए, फिजिबिलिटी इक्वल है, इसीलिए वहां पर जेनॉन जाके बैठ गया। तो एक्जीपीटीएफ6 बन गया। शॉर्ट में यही हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। किसी को यहां तक डाउट है? कुछ तो बोल लो, कुछ भी पूछना हो। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, इन्होंने बोला कि सर बॉन्डिंग में तो लास्ट में एटम जाएगा, तो बॉन्ड टूटेगा तभी ना मॉलिक्यूल बनेगा, एटम एटम कंबाइन होके। ठीक है, तो वो एलिमेंट्री थियरी है कि एटम एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनेगा। कई बार क्या होता है, दो मॉलिक्यूल ही कंबाइन हो जाते हैं और नया मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मतलब मॉलिक्यूल एटम की यूनिट की तरह काम कर रहा है। उस समय में मॉलिक्यूल डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर लेता है। जैसे जीता जागता एग्जांपल कौन सा आया? O2 प्लस PTF6। यहां कोई और इन्वॉल्व नहीं हुआ, डायरेक्टली O2 मॉलिक्यूल लूज किया और PTF6 मॉलिक्यूल गेन किया। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से? मतलब समझिए हमारा धीरे 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 रेक्टिफिकेशन होगा। इसीलिए हमने एक लाइन बोला था, पूरे इनऑर्गेनिक में एक ही थियरी है, इसमें कोई थियरी है ही नहीं, वरना मान के बैठ जाते कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो एटम एटम कंबाइन करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनर्ट नोबल गैस के दूसरे प्रॉपर्टीज पे जाएं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, इनकी डिस्कवरी, अब पॉइंट वाइज आता हूं, अलग अलग पॉइंट्स। इनके डिस्कवरी क्रेडिट जल्दी बता दो, इनके खोज का क्रेडिट, योगदान किनको दिया जाता? रैमसे एंड ट्रेवर्स। याद आया? हीलियम के लिए रेली, याद आया? और वहीं पे रेडॉन के लिए डॉर। ठीक है, अगला पॉइंट आइए, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये इनर्ट एंड नोबल है। क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन का इस्तेमाल इनर्ट एटमॉस्फेयर करने के लिए किया जाता है। रेडॉन नहीं जानो, क्रिप्टन, जेनॉन और आर्गन तीनों का। कहीं पे भी इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हो तो उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन को थोड़ा छोड़ के ही चलो, आर यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर।
कुछ आया समझ में? इनर्ट एटमॉस्फेयर कई बार हमें क्रिएट करनी होती है। आईआईटी 2007 का एक क्वेश्चन है, आर्किटेक्चरल वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एक एग्जांपल है, रेटॉर्ट फर्नेस इसका एक एग्जांपल है। मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा। आर्क वेल्डिंग का क्या मतलब हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, ये आईआईटी वाले ने पूछा था। बहुत सिंपल है, जो हम लोहे को वेल्ड करते हैं, तो वेल्ड करने के बाद उस समय हीट होता है, दो लोहे को जोड़ने के बाद, तो दो नया रॉड लेके आइए और उसको वेल्ड कीजिए। जहां पे आप वेल्ड करते हैं, क्या वहां पे वही कलर है जो बाकी पार्ट में लोहे का कलर है? क्यों नहीं है? उस पार्ट पर वहां पर क्यों नहीं वही कलर है? सोचो। गर्म रखते हैं, अच्छा रॉड जो एक रखते हैं, रूटाइल रॉड होता है वो, हाँ उसके वजह से नहीं। रूटाइल रॉड तो और हार्ड करता है। ये आयरन का एक टुकड़ा है, ये लोहे का एक टुकड़ा है, हमने यहां पे जोड़ा है। आप यहां पर हीट प्रोड्यूस दे रहे हैं, हीट देते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क करवा करके, तो इसके वजह से यहां पर टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा। और बगल में कौन है आपका, ये क्या है Fe, तो यहां पर क्या बन जाएगा Fe2O3। Fe2O3 का कलर क्या होता है, ब्राउन। Fe2O3 को क्या बोलते हैं, रस्ट। आपने देखा होगा उस जगह पर आयरन मजबूत होता है या कमजोर होता है, बोलो। मतलब उस कमजोर ना, वीक होता है ना जी। मतलब जैसे ही आपने वेल्ड किया उसी समय पर क्या हो गया, जंग आ गई। कुछ आया समझ में जी? उसी समय पर उसकी रस्टिंग हो गई, इसीलिए वहां पे आपको ब्राउन कलर दिखता, रस्टिंग के कारण Fe2O3 बन गया। तो अगर मुझे ये रस्टिंग रोकना है तो इसी को मैं क्या कर दूं, आर्गन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूं वहां पे, आर्गन स्प्रे करते हुए। अब मैं वेल्ड कर रहा हूं, अब बताओ अब रस्टिंग होगी, नहीं होगी। अब मेरा यहां ज्वाइंट है और रस्टिंग नहीं होगी। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। अब वो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देगा। ऑक्सीजन का प्रतिशत जो एयर में है, आपने वहां पे एक इनर्ट गैस स्प्रे कर दिया तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। समझ गए अच्छे से? ऑक्सीजन को अप्रोच करने से रोकेगा। तो आर्क वेल्डिंग में एक इस्तेमाल हो गया, बोलो। जैसे यहां पर मेटेलिक वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग का मतलब मेटेलिक वेल्डिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी है, आप वहां पे तो ध्यान रखेंगे ना कि लोहे को जोड़ते समय वहां जंग ना लगे। दूसरा रेटॉर्ट फर्नेस। रेटॉर्ट फर्नेस में क्या होता है, जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता, एक्सट्रैक्शन समझते हो, पढ़े होगे 9-10 में, लोहे का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो जिंक का भी होता है। तो जिंक को जब ओर से बाहर करके मेटल में लाया गया, समझ रहे हो, तो जिंक इंप्योर है। जिंक क्या है अभी, इंप्योर। तो क्या किया गया, इसको गर्म किया गया बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के, ताकि ये जिंक किस में चला जाए, गैस में। जिंक किस में चला जाए, ये 920 डिग्री सेल्सियस होती है, हमें टेम्परेचर से भी कोई मतलब नहीं है। तो जिंक क्या हो गया, गैस में। जिंक पहले क्या था, इंप्योर। जिंक गैस में गया तो जिंक मेरा निकल गया और इंप्योरिटीज किस में रह गई, सॉलिड। बोलो, इंप्योरिटीज किस में रह गई, सॉलिड। अब इसे क्या कर लेना चाहिए, जिंक लाने के लिए वापस, बताओ बताओ क्या कर लेनी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, वेपर को कंडेंसेशन ना, ठंडा करना चाहिए ना जी, कूलिंग। आप जब वेपर में जाएगा उस समय में जब ठंडा करेंगे, वेपर निकला और नीचे बाकी सॉलिड रह गया, वेपर को बाहर कर लिए, बोलो इंप्योरिटी छूट गई ना, वहां वेपर बाहर हो गया ना। अब वेपर को ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो जिंक मिल जाएगा, लेकिन आपने ये सोचा ऑक्सीजन भी रहेगा वहां, वो तो रिएक्ट कर जाएगा ना। अरे आया समझ में? ये तो गर्म कर रहे हैं तो ये हाल है, वो तो गैस बना रहे हैं तो सोचो कितना रिएक्शन फास्ट होगा।
हाँ, क्लोज चैम्बर में ऑक्सीजन नहीं है, वहां भी है ना। वैक्यूम में काम थोड़ी ना होगा, वैक्यूम में तो काम होगा नहीं। तो क्या किया जाएगा, हाँ, जिस चैम्बर में आप करेंगे उसमें इनर्ट गैस का फ्लो डाला जाएगा, ताकि वो कूल होने के समय में किससे कंबाइन नहीं करे, ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करे। तो कूलिंग किया आर्गन एटमॉस्फेयर, आर्गन या क्रिप्टन एटमॉस्फेयर, इसी को बोला रिटॉर्ट फर्नेस में ये काम होता। और इस तरह से मेरा जिंक जो मिला वो कौन जिंक मिला, प्योर। समझे, ये काम जो हुआ वो किस फर्नेस में हुआ, रिटॉर्ट फर्नेस, इसीलिए नाम पड़ा रिटॉर्ट फर्नेस में। इसमें इंप्योर जिंक को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्योर जिंक। क्लियर हो गया, डिस्टिलेशन प्रोसेस इसको बोला जाता है। खैर एनीवेज, तो ये भी लिख के हम घेर दे रहे हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में पढ़नी लिखी हुई है। फर्क है वो कहां मिलेगा, तो अलग जगह, ये कहां मिलेगा अलग जगह, ये चीजें अलग। तो आर्गन क्रिप्टन का इस्तेमाल ज्यादातर किस चीज के लिए किया जा रहा है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए खूब। जेनॉन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जेनॉन हेडलैम्प बहुत महंगी होती है, जो आजकल लाइट देखते हैं जेनॉन लैंप वाली लाइट, कार जो बहुत दूर तक लाइट देती है, तो जेनॉन हेडलैम्प होता है। खैर उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ो। किसमें, बहुत बढ़िया, आपको डांट के पढ़ाते हैं ना, डांट के पढ़ाते हैं, मार के क्यों नहीं पढ़ाते। मार भी तो, डांटना भी एक फियर है, पीटना भी तो एक फियर है, तो पीट के क्यों नहीं पढ़ाते, भाग जाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब रिएक्शन रुक जाएगी, पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। वही बात, इनर्ट दिया कि रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन से ना हो। अगर जरूरत से ज्यादा इनर्ट दे दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग इनर्ट दे दिया, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, चेंजेस स्टॉप हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग हीलियम नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें इनर्टनेस किधर ज्यादा है, नीचे या ऊपर, ऊपर। हाँ सर, जेनॉन क्यों नहीं दे सकते हैं, हाँ ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। गर्म वर्म कर दिया, खुद ही लड़ गया, आयोनाइज हो गया। जेनॉन Xg+ आराम से बना ले रहा है ना, क्योंकि जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, वो O2 के कंपैरेबल में, और एयर में O2 तो भरा पड़ा है। समझ गए, तो चलिए अब आगे बात करें हम हीलियम का यूसेस। हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है एक अच्छे अमाउंट में। उससे पहले चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे कैसे एलिमेंट है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैसियस, गैसियस। ये सारे एमपीबीपी का ऑर्डर इसमें कहां पे बताओगे कोई, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, किधर है एमपीबीपी, नीचे। क्यों जी, क्यों, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे समझिए, इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। नीचे आने पे हमारा जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल का या एटॉमिक एंटिटीज का, तो इससे क्या होता है, आपने ये तो सुना होगा कि एटम या मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल फोर्स होते हैं, बोलते हैं ना, अंतर आणविक बल हिंदी में बोला जाता है। अणुओं के बीच काम करता है, नहीं तो एटम्स अलग हो जाएंगे। ये एटमॉस्फेयर क्यों है भाई, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बीच में कौन से फोर्सेज हैं, वैंडरवाल फोर्सेज। तो मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता चला गया तो मॉलिक्यूल के बीच में, ये साइंस का, फिजिक्स का एक नॉर्मल सा रूल भी है। हैवी मास पे आप फॉर्मूला भी लगाते हो, gmm/r², हैवी मास पे लगाते हो ना वो फॉर्मूला, लेकिन बहुत माइक्रो पार्टिकल्स पे वो फॉर्मूला नहीं लगता, लेकिन थियरी तो लगती है। तो यदि मेरा मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाए, वजन बढ़ता जाए, तो उनके बीच का आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। कॉमन सी लॉजिक है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि मॉलिक्यूलर मास, वैंडरवाल फोर्स का अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अट्रैक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर फोर्स के। आपने गौर किया कि फ्लोरीन आपका क्या था? गैस। आयोडीन क्या हो गया? सॉलिड। कारण क्या है? वही मॉलिक्यूलर मास बहुत तेजी से क्या हो गया? बढ़ गया। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। अणुओं के बीच अट्रैक्शन बढ़ा तो उनका नेटवर्क अट्रैक्शन के कारण एक यूनिट बना रहा, क्लस्टर, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अब वो सॉलिड हो गया। यदि हल्की थी, स्केप कर गई, बोलो, भारी हो गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स की चपेट में आया तो वो क्या हो जाएगी? गैस की सॉलिड। तो कॉन्सेप्ट यही है, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होने से चीजें क्या हो जाती हैं? सॉलिड। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो चीजें क्या रहती हैं? गैस। लेकिन ये थियरी आप आयोनिक पर नहीं लगाएंगे, ये थियरी कोवेलेंट कंपाउंड्स पे लगेगा। किस पे लगेगा? वहां के सॉलिड होने का कारण कुछ और है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में या जहां पर वैंडरवाल फोर्स काम कर रहा है वैसी जगह पर आप ये थियरी लगाएं कि अगर अणुओं का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ऐसे अणु, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस क्या होना पसंद करेंगे? सॉलिड रेदर देन लिक्विड या गैस। आपने सुना होगा यूरिया क्या होता है? सॉलिड। सोचो क्यों? मॉलिक्यूलर मास बहुत है, NH2 CO NH2। शुगर क्या होता है? सुक्रोज क्या होता है? सॉलिड। क्यों होता है सुक्रोज सॉलिड? मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, C12H22O11। ग्लूकोज क्या है? सॉलिड, C6H12O6। जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा। तो आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ। मीथेन क्या है? गैस। क्यों गैस है? मॉलिक्यूलर मास कम है। समझ गए? तो नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से हमारा क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जिसको आप कौन सा फोर्स बोलेंगे? वैंडरवाल फोर्स। ये स्ट्रांग होते जाएगा या वीक? स्ट्रेंथेन्स। इसीलिए दोस्त क्या लिखोगे? MPBP क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना जी, इंक्रीजेस। बोलो। तो ये आगे भी आप ध्यान रखेंगे कि वैंडरवाल फोर्स स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज करेंगे आप किसके? मोलर मासेस के। ठीक है, ये आगे हमेशा यूज होगा जहां जहां वैंडरवाल फोर्स इस्तेमाल होता वहां। क्या ये आयोनिक कंपाउंड्स में लागू होंगे? बिल्कुल नहीं, वहां कभी नहीं लगाएंगे आप, वहां कोई वैंडरवाल फोर्स नहीं होता। तो चलो आ जाओ, ये क्लियर हो गया। MPBP किधर की तरफ गया? नीचे की तरफ। अब अगला सॉल्युबिलिटी में डिस्कस करता हूं। वाटर सॉल्युबिलिटी, ठीक से देखते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी सामान्य तौर पर फिजिकल केमिस्ट्री की थियरी कहती है कि गैसेस पानी में सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल? सोच के बताओ। गैसेस पानी में सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल? पानी के बर्तन में पाइप लगा के कोई गैस डालोगे, क्या होगा? क्या होगा? बबल्स के साथ बाहर आ जाएगा ना, कि अंदर रह जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो गैसेज पानी में क्या हुए? इनसॉल्युबल। तो हमारा थियरी यही है, बेसिक थियरी यही है कि गैसेज यूजुअली आर अज्यूम्ड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इनऑर्गेनिक कहती है भाई कुछ कुछ ऐसे गैस हैं जो पानी में भी बहुत सॉल्युबल है, कुछ कुछ ऐसे गैस हैं जो पानी में बहुत सॉल्युबल है। इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है। H2S अच्छा सॉल्युबल है, SO2 अच्छा सॉल्युबल है वाटर में, CO2 ठीक ठाक सॉल्युबल है वाटर में। तो ऐसा है कि कुछ कुछ गैस, लेकिन फिर भी 100% सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे जैसे अगर आपने नमक को पानी में डाला तो नमक पूरा घुल जाएगा ना? घुलेगा। लेकिन गैस कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरा घुल जाए। पूरा का मतलब गैस जितना डाला वो 100% एब्जॉर्ब हो जाए, जो लेगा लेगा, बाकी क्या होगा? बाहर निकलते रहेगी। तो इसीलिए पानी में हम लोग गैस को कभी भी वाटर में वो लेवल की सॉल्युबिलिटी नहीं लेते हैं जो सॉलिड हो पाता है कभी। अब अगला पॉइंट, उसका एक रीजन ये भी है कि भाई गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब तक पानी ग्रैब करेगा उससे पहले वो स्केप कर गया, फिर भी कुछ कुछ ग्रैब हो गया। एनीवेज, इनर्ट एंड नोबल गैसेज पानी में सॉल्युबल होने चाहिए या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। पहली बात तो गैस है,
दूसरी बात, पानी से इनका कोई रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये तो रिएक्शन करते ही नहीं है, तो इसलिए इनको इनसॉल्युबल होनी चाहिए। लेकिन फिर भी नीचे आने पर कुछ कुछ थोड़े बहुत सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी का पहले एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्युबल कोई चीज क्यों होता है, पहले यह समझे। सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई सॉल्यूट पानी में गया तो सॉल्यूट का या तो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्शन, बोलो, और ये क्या तैयार कर लेगा, सॉल्यूशन। या दूसरा पॉइंट, सॉल्यूट जब पानी में गया तो वाटर के साथ जुड़ करके किया क्या, ये दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत हो गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या आपको आया समझ में मैंने क्या समझाया? अच्छे से सुने, बहुत बढ़िया पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। सॉल्युबल दो ही कारण से हो सकते हैं, या तो पानी में डाला किसी चीज को और पानी से वो रिएक्शन कर गया और रिएक्शन करके कुछ सॉल्यूशन बन गया। अगर बन गया सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्युबल चीजें बन गई। या दूसरा पॉइंट हुआ कि जिसको हमने वाटर में डाला, अच्छे से समझे, वो वाटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्या बना लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो रिएक्शन नहीं किया, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाने के कारण अब पानी में पानी जैसे मिला हुआ है उससे ज्यादा मिल गया पानी में वो सॉल्यूट। क्या आया समझ में? H2O H2O के बीच जितनी ताकत है, H2O और उस सॉल्यूट के बीच की ताकत क्या हो गई, बढ़ गई। बहू जैसे घर में आती है तो मां बेटे की पहले से बॉन्डिंग है, हा? एक मतलब बॉन्डिंग समझो पहले से ऐसी है कि वाटर वाटर इंटरेक्शन। अब बहू आई, अब बेटे से उनका इंटरेक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अब बेटे से उनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, सॉल्यूट का और H2O का इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि इस इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, समझ में आया? तो इस वजह से भी सॉल्युबल हो गया, उनका अधिकार हो गया घर पे। तो सॉल्यूट और वाटर का इंटरेक्शन क्या हो जाए, वाटर वाटर के इंटरेक्शन से क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए मैंने लिख दिया स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इस दो वजह से। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं पहली वजह में भी दूसरी वजह शामिल है? पहली वजह में भी दूसरी वजह शामिल है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक वो नहीं होगा तब तक H2H2O का बॉन्ड हटेगा कैसे? समझ में आया? दूसरे तरीके से ऐसे सोचो, रिएक्शन कराओगे तो कुछ बनेगा ना जी। जो बना वो फिर रिएक्शन नहीं ना करेगा, जो बना वो सॉल्यूट हो गया। तो कोई सॉल्यूट क्यों घुल रहा है अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो? उसका वाटर से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या आया समझ में? चलो देखो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, पढ़ा नहीं है तू लोग सही से, इसलिए देखो मैं समझा रहा हूं, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया से। ठीक से देखो, मान लो एक एग्जांपल लिया आपने NaCl। कौन लिया? NaCl। पानी से क्या रिएक्शन होता है क्या? रिएक्शन होगा क्या? नहीं, रिएक्शन नहीं। तो होगा क्या, Na+ और Cl- है ना। अब Na+ के चारों ओर कौन आएगा, वाटर, और Cl- के चारों ओर भी कौन आएगा, वाटर। तो हमने क्या बोला, इसके चारों ओर भी वाटर आया और इसके चारों ओर भी वाटर आया। अब ये इंटरेक्शन किस इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग है, H2H2O से। इसीलिए NaCl क्या हो गया, सॉल्युबल। NaCl इज क्या, आया आपको समझ में? अब एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे रिएक्शन हो। तो चलो मैंने एग्जांपल में लिया क्लोरीन, क्या लिया, Cl2। ये हटा लो, ये भी ले सकते हो, सोडियम ले लो, लेना है तो या क्लोरीन ले लो। चलो
अब इसका वाटर में गया, एक्चुअली इस बार क्या हो गया, रिएक्शन। क्या हो गया, रिएक्शन होके ये बना लिया HCl और HOCl। बोलो, HCl और HOCl। अब कहानी ये है कि जो ठीक है, HCl और HOCl बन गई। अब पॉइंट ये है कि ये जो HCl है वो क्या है, एसिड, और ये जो HOCl है वो भी क्या है, एसिड। बोलो, तो HCl चला गया किस में, H प्लस और Cl माइनस में, और ये भी किस में चला गया, H प्लस और OCl माइनस में। अब आपको समझ में कुछ आ रहा है, H प्लस के चारों ओर फिर से कौन आ जाएगा, Cl माइनस के चारों ओर भी फिर से कौन आ जाएगा, फिर H प्लस के चारों ओर कौन आएगा, OCl माइनस के चारों ओर कौन आएगा। कुछ आया समझ में जी, हर जगह फिर से क्या भर गया, वाटर। और ये अट्रैक्शन के कारण फिर से ये सब क्या हो गए, सॉल्युबल। यही तो कारण है अधिकांश एसिड पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो बड़े आराम से H प्लस देते हैं, और H प्लस देने के बाद H प्लस के चारों ओर पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है, इसलिए अधिकांश एसिड सॉल्युबल होते हैं पानी। सुना होगा, सारे नहीं होते लेकिन अधिकांश एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो अब ये फिर से क्या हो गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया, इसीलिए बिकम्स सॉल्युबल। तो पॉइंट मैंने क्या समझाया, ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट वाले में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। कहां पे, इसी स्टेप पर ना, क्योंकि यहां रिएक्शन करके जो बनेगा वहां ना ये थ्योरी लागू होगी। तो चलिए खैर, अब क्या निकला, अपना पॉइंट क्या निकल के आया वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए, अब ये निकालना है। क्या निकला, पॉइंट ये बना, कोई भी चीज पानी में सॉल्युबल इसलिए है, या तो वाटर से वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और सॉल्युबल चीजें बना रहा है, या नहीं तो उसका वाटर में जाने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जा रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है, इस वजह से सॉल्युबल है। इनर्ट नोबल गैस के केस में पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग किधर होगा, ऊपर या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि अभी पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास किधर ज्यादा है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी किधर ज्यादा होगी। क्लियर हुआ सभी का। तो आप क्या लिखेंगे नाउ, जब अपन हीलियम से लेके ज़ेनॉन की तरफ जा रहे थे तो क्या बोलोगे, मोलर मास बढ़ रहा है, ये बढ़ने के साथ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन टुवर्ड्स वाटर ने जी, किसकी तरफ, पानी की तरफ, स्ट्रेंथेंस की वीकेंस, स्ट्रेंथेंस, इसीलिए हमारा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये पॉइंट है कि इसमें से कौन कौन सॉल्युबल है। नोबल गैसेस पार्शियली सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल है। सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल है, ज़ेनॉन। कुछ आया समझ में, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। सॉल्युबिलिटी इधर की तरफ बढ़ गई, इनके बारे में आप क्या बोलेंगे, कितना सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल टू एन एक्सटेंट, मतलब हाईली सॉल्युबल है या नहीं, लेकिन ज़ेनॉन ठीक ठाक सॉल्युबल है तब भी। हाँ, एक है इसमें जो इनसॉल्युबल है, तो सिंपल सा है, कौन इनसॉल्युबल होगा, हीलियम इज इनसॉल्युबल इवन एट हाई प्रेशर। अब ये एक नई लाइन हो गई, इवन एट। अब सर ये नई लाइन क्या हुई सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ लोग कि अगर कोई गैस नहीं घुल पा रहा है, कम घुल रहा है, तो अपन प्रेशर बढ़ा के उसको डिसॉल्व तो करते हैं ना, घुलाते हैं ना। क्या आपको याद नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक जो है, इसमें
आप बॉटल खोलते हैं तो गैसेस बाहर आती है, हाई प्रेशर पर पैक किया हुआ है, तो हाई प्रेशर पर कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 किस में घुला हुआ है? ये हाई प्रेशर पर है ना जी, हाई प्रेशर पर डाल करके ये आपका ये क्या है, सॉल्यूशन तैयार किया गया, सॉफ्ट ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स आप ठंडा पीते हैं कि गर्म? सोचो कभी गर्म क्यों नहीं पीते हो? टेस्ट नहीं आता, वो गले में जो करवाहट है वो नहीं आती है, ये पॉइंट बोलिए ना। टेस्ट तो हुआ मीठापन, मीठा तो तब भी रहेगा, वो करवाहट नहीं आती है। वो करवाहट किसके कारण है? CO2 को हाई प्रेशर पर घुलाया हुआ है, और लो टेम्परेचर पर कि हाई पर? लो पर। गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाई जाएगी? टेम्परेचर को क्या करके? लो करके, और प्रेशर को क्या करके? इसीलिए उसको कहां पे रखा है? फ्रीजर में। जाते हो दुकानदार को क्या बोलते हो? 2 बार, भैया चिल्ड दीजिएगा, चिल्ड। एक बार नहीं बोलते हो। टेम्परेचर को क्या करना है? लो, और प्रेशर को क्या करना है? हाई, भैया चिल्ड दीजिएगा, चिल्ड। तो आधा काम बॉटल पैक करने वाले ने करके दिया है, आधा काम दुकानदार करके दे रहा है। क्या करके? वो टेम्परेचर लो करने से गैस क्या हो गया? सॉल्युबल, क्योंकि टेम्परेचर हाई करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भाग जाएगा। तो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक में CO2 को हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर डाल के घुला दिया गया है। ठंडा इसलिए आप कर रहे हैं कि ज्यादा देर तक CO2 अंदर में रहे। आप बोतल खोलते हैं, CO2 बहुत सारा बाहर हो जाता है, तब भी लो टेम्परेचर के कारण CO2 अंदर है ना, बहुत थोड़ी देर रहती है। और वही जब 5-7 मिनट हो जाती है, जब वो नॉर्मल होने लगती है कोल्ड ड्रिंक, तो कहते हो अब गड़बड़ हो गया, मजा नहीं आ रहा। तो बेसिकली आपको कोल्ड ड्रिंक से मजा नहीं आ रहा, मजा किससे आ रहा? CO2 से। सोचो कितने बत्तख हो तुम लोग, CO2 लेने के लिए मरे जा रहे हो। पॉइंट समझो। तो जब भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे, कुछ नहीं करना है, कॉपी को निकालना है, जलाना है, आग धो 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 करे उसमें मुंह डाल देना, ताजा ताजा CO2 लेना है। क्यों ठंडा गरम? दुकानदार पैसा इतना होता है, कितना आराम से अच्छा तरीका बताया, ताजा CO2 मिलेगा यार। समझे इसको ना? वो धीरे धीरे बाहर आती है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी हाई प्रेशर पर बढ़ती है। तो हमने इसीलिए ऊपर क्या लिखा? हीलियम जो है हाई प्रेशर पर भी जाके क्या है? इनसॉल्युबल। हीलियम हाई प्रेशर पर भी जाके क्या है? इनसॉल्युबल। इसीलिए हीलियम का यूज किया जाता है। सी डाइवर्स अपने पीछे में सिलेंडर जो ले जाते हैं, उसमें अच्छे अमाउंट में हीलियम को डालते हैं, बढ़िया अमाउंट में हीलियम को डालते हैं। नीट 2024 का ये क्वेश्चन, 23 का ये क्वेश्चन, 3 नहीं 4 का ये क्वेश्चन। 4 हुआ कि 3 हुआ जी? 3 हुआ ना, 3 का 23 का ये क्वेश्चन। हाँ नहीं था 23 में, एजरजन रीजन जाके ढूंढिए, शानदार क्वेश्चन था ना स्कूबा डाइवर वाला। अगले क्लास में इसको हम लोग यहां से आगे बढ़ाते, एक्सप्लेन करते आदित्य पेज को। क्योंकि रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम लोग रेडॉन को नहीं लेते हैं। इनका कहना हम लोग रेडॉन को क्यों नहीं लेते हैं? रेडॉन रेडियो एक्टिव है। तो आप जब तक कुछ करेंगे, पता चला उसके बाद एलिमेंट ही बदल गया, तो आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स में कन्वर्ट होगी। अरे उसकी हाफ लाइफ पीरियड, इसीलिए तो पहले वो पढ़ाया है, बहुत सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। तो अगले दिन आप अच्छे से होमवर्क करके आए, ग्रुप नंबर वगैरह याद करके आए। ठीक है, थैंक यू।